नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम फील्ड ऑफ क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रल डोमेन पर बेस्ड लास्ट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन हम कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हेडिंग से, जहां पर हम ये कह रहे हैं फील्ड ऑफ क्वेश्चंस is the smallest subfield containing integral domain। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में सपोज डी कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है, तो हम ये चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक इंटीग्रल डोमेन का फील्ड ऑफ क्वेश्चंस एग्जिस्ट करता है, ये हम जानते हैं। सपोज इसका फील्ड ऑफ क्वेश्चंस जो है वो एफ है। हम ये कह रहे हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट सब फील्ड है जो कि इंटीग्रल डोमेन डी को कंटेन कर रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी और सब फील्ड है या कोई भी और फील्ड है जो कि इंटीग्रल डोमेन डी को कंटेन करेगी, सपोज के कोई फील्ड है जो कि इंटीग्रल डोमेन डी को कंटेन कर रही है, तो एफ जो है वो भी के अंदर कंटेन कर जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर प्रूव करनी है। इस थ्योरम को एग्जाम में मैंने दो तरीके से देखा है। यहाँ पर जो मैंने हेडिंग यूज करी है ये वाली, इस स्टेटमेंट में भी इसको पूछा जाता है। इसके अलावा इसको जिस और स्टेटमेंट में एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, प्रूव दैट इफ K is any field which contains integral domain D, then K contains a subfield isomorphic to F। यहां पर क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट इफ K is any field which contains integral domain D, then K contains a subfield isomorphic to F। यहां पर हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में D कोई भी एक इंटीग्रल डोमेन है और K एक फील्ड है जो कि इस D को कंटेन करती है। ऐसे केस में हमारे पास में K के अंदर एक सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी जो कि आइसोमॉर्फिक होगी D की फील्ड ऑफ क्वोशंट के साथ में। हमारे पास में F क्या है, फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ D। फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ D जो है वो हमारे पास में आइसोमॉर्फिक हो जाएगी K की सब फील्ड से। तो इस थ्योरम को हम किस तरह से प्रूव करेंगे, हम यहाँ पर बेसिकली एक मैपिंग डिफाइन करेंगे थीटा फ्रॉम F टू K। यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि थीटा जो है वो वेल डिफाइंड मैपिंग हो जाएगी 1-1 और होमोमॉर्फिज्म, लेकिन थीटा हमारे पास में यहाँ पर ऑन टू नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारे पास में F जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा थीटा ऑफ F। ऑन टू नहीं हो जाने के कारण हमारे पास में F जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगा थीटा और ऑफ F के साथ में। थीटा ऑफ F क्या है हमारे पास में, रेंज ऑफ F, जो कि हम जानते हैं क्या होता है, सब फील्ड ऑफ K। तो हम सबसे पहले एक मैपिंग डिफाइन करेंगे थीटा फ्रॉम F टू K। मैपिंग हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम ये चेक करेंगे कि ये जो मैपिंग है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो मैपिंग है वो 1-1 है, होमोमॉर्फिज्म है। होमोमॉर्फिज्म में हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों क्राइटेरियाज को प्रूव करना होगा। उसके बाद में हम यहाँ पर इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि F जो है वो आइसोमॉर्फिक है थीटा और F के। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रूफ से। लेट D be an integral domain, let F be a field of quotients
D and K is a field containing D. Define theta from F to K. यहां पर हम मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं थीटा फ्रॉम F to K सच दैट थीटा ऑफ F, हमारे पास में F क्या है, फील्ड ऑफ कोशंस ऑफ D. तो हम ये जानते हैं इसमें किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, क्लास ऑफ ए बी. हमारे पास में इसको थोड़ा सा एक बार वापस से रिकॉल करा देती हूँ. एफ के अंदर हमारे पास में इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस ए बी सच दैट ए बी जो है वो इंटीग्रल डोमेन डी को बिलोंग करता है और बी जो है वो क्या होता है, नॉन जीरो. तो हमारे पास में थीटा ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए बी इनवर्स. हम इस तरह से इस जो एक्सप्रेशन है, ये जो मैपिंग है, इसको डिफाइन कर रहे हैं. ये हमारे पास में K को बिलोंग कर जाएगा. अब ये मैपिंग वेल डिफाइंड कितनी है, हम यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि ये जो ए बी इनवर्स है वो K को बिलोंग कर रहा है. देखिए हम जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो F और K के बीच में डिफाइन कर रहे हैं. थीटा कहने का मतलब ये है कि F का हर एक एलिमेंट जो है वो थीटा के अंदर आना चाहिए, कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, ये कहीं ऐसे आउटसाइड नहीं हो जाए. तो ये हमारे पास में हर एक जो ए बी इनवर्स है वो K के अंदर बिलोंग करना चाहिए. यहाँ पर आप देखिए ये ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है F के अंदर, तो ये ए और बी किधर बिलोंग कर गए, D के अंदर, सच दैट B नॉट इक्वल टू जीरो. अब ए बी डी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, ए और डी जो है वो K के अंदर कंटेन कर रहा है. तो ए बी बिलोंग्स टू K, B नॉट इक्वल टू जीरो. अब हमारे पास में K क्या है, एक फील्ड है, तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. देयरफॉर B इनवर्स एग्जिस्ट, B इनवर्स एग्जिस्ट करा, देयरफॉर A B इनवर्स बिलोंग्स टू हमारे पास में K हो गया. कैसे, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये आ जाता है हमारे पास में. तो ये जो हर एक ए बी इनवर्स है वो K के अंदर बिलोंग कर गया. अब हमें वेल डिफाइंडनेस के लिए एक और चीज ये चेक करनी है कि हमारे पास में कोई की भी इमेज इस तरह से नहीं आ जाए, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो ये वेल डिफाइंडनेस को हमको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैपिंग है वो हमने खुद से डिफाइन करी है. अगर हमें एग्जाम में मैपिंग डिफाइन करके देते हैं तब हमें वेल डिफाइंडनेस को चेक करने की जरूरत नहीं होती है, अगर क्वेश्चन में पहले से दे रखा होता है तब. लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, थ्योरम में नहीं दे रखा है, तो हमें उस वेल डिफाइंडनेस को चेक करना पड़ेगा. थीटा इज वेल डिफाइंड, ये हम यहाँ पे अभी चेक करेंगे. ये हम किस तरह से चेक करते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स सेम हैं तो उनकी जो इमेजेस आ रही हैं वो भी सेम होनी चाहिए. Let class of A1 B1 is equal to class of A2 B2. जहाँ पर हमारे पास में ये A1 A2 B1 B2 ये किस में बिलोंग कर रहे हैं, D में, और ये जो सेकेंड एलिमेंट्स हैं B1 B2 ये हमारे पास में क्या है, नॉन जीरो. अब क्लास ऑफ A1 B1 जो है वो क्लास ऑफ A2 B2 के इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में ये जो ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 है वो रिलेटेड है ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 से बाय दिस रिलेशन. अब हमारे पास में अगर ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है बाय दिस रिलेशन, तो हमारे पास में क्या होगा, A1 B2 इंटू B1 A2, A1 B2 इज इक्वल टू B1 A2. ये हमारे पास में आ गया. अब क्या करेंगे, आप इस B1 को इधर लेकर आ जाइए, तो ये आ गया A1 B1 इनवर्स, A2 इधर ही रहने दीजिए, ये क्या आ गया इधर, B2 इनवर्स. तो A1 B1 इनवर्स इज इक्वल टू A2 B2 इनवर्स. ये A1 B1 इनवर्स क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में है थीटा ऑफ क्लास ऑफ AB, और A2 B2 इनवर्स क्या है हमारे पास में, सॉरी A1 B1, A2 B2 इनवर्स हमारे पास में क्या है, थीटा ऑफ क्लास ऑफ A2 B2.
ये देयरफॉर हमारे पास में थीटा क्या आ जाता है, वेल डिफाइंड, क्योंकि हमारे पास में जब एलिमेंट सेम है तो उनकी जो इमेजेस हैं वो भी सेम आ गई, यानी कि हमारे पास में हर एक जो एलिमेंट है एफ का वो के यूनिक एलिमेंट की तरफ मैप हो रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से वेल डिफाइंडनेस को चेक कर लिया है। अब हम चेक करते हैं 1 1, थीटा इज 1 1। यहाँ पर थीटा इज 1 1 के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि हर एक एलिमेंट जो है अगर उसकी इमेजेस सेम है, अगर दो एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है तो वो एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे। लेट थीटा ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू थीटा ऑफ a2 b2। ये आ गया हमारे पास में। अब थीटा ऑफ a1 b1 क्या है, a1 b1 इनवर्स, और थीटा ऑफ क्लास ऑफ a2 b2 क्या है, a2 b2 इनवर्स। यहाँ पर हम इस b2 को इधर ले जाएंगे तो ये आ गया a1 b2, इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे b1 इनवर्स को तो ये आ गया a2 b1, ये आ गया। अब हमारे पास में अगर a1 b2 जो है वो a2 b1 के इक्वल है, इसका मतलब a1 b1 is related to a2 b2 by this relation, ये आ गया। अब ये अगर दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में रिलेटेड हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a1 b1 इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a2 b2। तो हमारे पास में अगर इन दोनों की इमेजेस सेम है तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो भी दोनों ही सेम आ रहे हैं, देयरफॉर थीटा इज 1 1। तो इस तरह से ये जो थीटा है वो 1 1 आ जाता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये जो थीटा है वो होमोमॉर्फिज्म है क्या। थीटा इज होमोमॉर्फिज्म, और होमोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों होमोमॉर्फिज्म को चेक करना होगा, क्योंकि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो सबसे पहले हम एडिशन वाले पार्ट को कंसिडर करते हैं। थीटा ऑफ a1 b1 प्लस a2 b2, ये हमारे पास में क्या आया, थीटा ऑफ a1 b2 प्लस b1 a2 b1 b2, ये आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये हमने डायरेक्ट एडिशन ऑफ टू क्लासेस वाला कॉन्सेप्ट को यूज करा है कि क्लास ऑफ a1 b1 प्लस क्लास ऑफ a2 b2, इसको किस तरह से हम ऐड करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम किस तरह से लिखेंगे, a1 b2 प्लस b1 a2 इनटू ये क्या है, b1 b2 इनवर्स, ये आ जाता है। अब यहाँ पर इसको जब आप ओपन करोगे ये क्या आ गया, a1 b2 प्लस b1 a2, b1 b2 इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया b2 इनवर्स b1 इनवर्स। थ्रू आउट सबको, इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया a1 b1 इनवर्स प्लस a2 b2 इनवर्स। a1 b1 इनवर्स किसकी इमेज है, थीटा ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a1 b1 प्लस a2 b2 इनवर्स किसकी इमेज है, थीटा ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a2 b2। तो हमारे पास में थीटा ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a1 b1 प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a2 b2 किसके बराबर आ गया, थीटा ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a1 b1 प्लस थीटा ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a2 b2। तो इस तरह से हमारे पास में एडिशन वाला जो होमोमॉर्फिज्म है वो यहीं पे प्रूफ हो जाता है। मैं यहाँ पर ये लाइन में लिख भी देती हूँ, देयरफॉर थीटा ऑफ क्लास ऑफ a1 b1 प्लस क्लास ऑफ a2 b2 इज इक्वल टू थीटा ऑफ क्लास ऑफ a1 b1 प्लस थीटा ऑफ क्लास ऑफ a2 b2। तो इस तरह से हमने एडिशन वाला जो होमोमॉर्फिज्म है उसको यहीं पे प्रूव कर दिया है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट की। तो उसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं थीटा ऑफ a1 b1 इंटू क्लास ऑफ a2 b2 विच इज इक्वल टू थीटा ऑफ a1 a2 b1 b2, ये आ जाता है। अब इसकी इमेज क्या आएगी, इसकी इमेज आएगी हमारे पास में a1 a2 इंटू b1 b2 इनवर्स, ये आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम इसकी इमेज किस तरह से लेते हैं,
फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज और इसका इनवर्स, यानी A1 इंटू A1 A2 इंटू B1 B2 इनवर्स। ये आ गया A1 A2 इंटू B1 इनवर्स B2 इनवर्स। ये हमारे पास में देखिए, हम B1 B2 इनवर्स को B1 इनवर्स B2 इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज D इज कॉम्यूटेटिव। हमारे पास में D जो है वो कॉम्यूटेटिव है, इसलिए AB इनवर्स जो है वो हमारे पास में A इनवर्स B इनवर्स हो जाता है। तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, A1 B1 इनवर्स, इसको और इसको एक साथ लिख लिया, A2 एंड B2 इनवर्स। ये आ गया हमारे पास में थीटा ऑफ क्लास ऑफ A1 B1 इंटू थीटा ऑफ क्लास ऑफ A2 B2, ये आ जाता है। Therefore आपके पास में जब आपने ये प्रोडक्ट कंसिडर करा, थीटा ऑफ क्लास ऑफ A1 B1 इंटू क्लास ऑफ A2 B2, ये आपको मिल जाता है थीटा ऑफ क्लास ऑफ A1 B1 इंटू थीटा ऑफ क्लास ऑफ A2 B2। तो ये वाली लाइन को मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, therefore थीटा ऑफ A1 B1 क्लास इंटू क्लास ऑफ A2 B2 इज इक्वल टू थीटा ऑफ क्लास ऑफ A1 B1 इंटू थीटा ऑफ क्लास ऑफ A2 B2, ये आ जाता है। तो हमने इस तरह से एडिशन वाली प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर दिया है और मल्टीप्लिकेशन वाला जो होमोमॉर्फिज्म है उसको भी प्रूव कर दिया है। तो हमारे पास में थीटा जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म आ जाता है। Therefore theta is a homomorphism। थीटा एक होमोमॉर्फिज्म आ गया, तो हमारे पास में F जो है वो आइसोमॉर्फिक हो गया थीटा ऑफ F के, जो कि कंटेन कर जाता है K के अंदर। और ये क्या है हमारे पास में, रेंज ऑफ F which is a subfield ऑफ K। तो हमने यहां पर यही चीज प्रूव कर दी है। Thus the field of quotients is the smallest सब फील्ड लिख लीजिए, सब फील्ड या फिर फील्ड भी लिख सकते हो आप, क्योंकि हर एक जो सब फील्ड है वो पहले फील्ड ही होता है। द फील्ड ऑफ क्वोशंट्स इज द स्मॉलेस्ट सब फील्ड कंटेनिंग D, यानी कि इंटीग्रल डोमेन। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है ये यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि फील्ड ऑफ क्वोशंट्स ऑफ इंटीग्रल डोमेन पर बेस्ड हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे कि आपको एक इंटीग्रल डोमेन दे दिया जाएगा और उसका आपको फील्ड ऑफ क्वोशंट्स निकालना होगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और ज़रूरी ये है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को मैंने बार बार रिपीट कराया है और कोशिश करी है कि जितना हो सके उतना सिंपल बना दूं आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक। तो अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।